बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ एक हार जीत नहीं है, ये एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट की शुरुआत है। एक ऐसा संकट जो पहले शायद ही कभी देखा गया हो। जरा इस बयान पर गौर कीजिए। मुझे कोई इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं अब एक आजाद पंछी हूं। मैं सड़कों पर रहूंगी। चुनाव हारने के बाद भी एक मौजूदा मुख्यमंत्री का पद छोड़ने से साफ इनकार करना, भारतीय लोकतंत्र में यह अपने आप में एक बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक स्थिति है। नतीजों का स्केल देखिए। जो पार्टी पिछले 15 सालों से सत्ता पर पूरी तरह से काबिज थी, वो अचानक 80 सीटों के आसपास सिमट गई और दूसरी तरफ विपक्ष ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। लेफ्ट और कांग्रेस तो मानो पूरी तरह से गायब ही हो गए। इसे सिर्फ एक हार नहीं कह सकते, ये पूरी की पूरी सरकार का एक बहुत बड़ा पतन है। अब जाहिर है, इतनी बड़ी हार के बाद सत्ताधारी दल खामोश तो नहीं बैठेगा। उनकी तरफ से बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका दावा है कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से उनकी 100 से ज्यादा सीटें छीनी गई हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ और यहां तक कि काउंटिंग सेंटर्स पर फिजिकल असॉल्ट के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन सब दावों की जांच के लिए अब एक 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई जा रही है। अब यहां से शुरू होता है असली संवैधानिक संकट। अगर हार के बाद भी इस्तीफा ना दिया जाए तो कानून की किताब क्या कहती है? इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 5 मई को नतीजे डिक्लेयर हुए। 6 मई को मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन हमारा संविधान तारीखों से बंधा है। 7 मई को विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल ऑफिशियली खत्म हो रहा है और 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण तय है। यानी ये 7 मई वाली जो तारीख है ना, ये एक बहुत ही सख्त कानूनी डेडलाइन है जिसे टाला नहीं जा सकता। संविधान के जानकार यहाँ 2 अहम अनुच्छेदों का हवाला देते हैं। पहला आर्टिकल 172, जिसके तहत 5 साल पूरे होते ही विधानसभा अपने आप भंग हो जाती है। मतलब इस्तीफा दिया जाए या नहीं, मुख्यमंत्री का पद स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और इसके बाद रोल में आता है आर्टिकल 164, जहां सारी शक्तियां सीधे गवर्नर RN रवि के पास आ जाती हैं। अब ये गवर्नर का विशेषाधिकार है कि वो बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने और फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएं। इस बड़े राजनीतिक उलटफेर के पीछे सिर्फ स्थानीय मुद्दे नहीं थे। इसका एक बड़ा कारण हमारे पड़ोस में छिपा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का अचानक गिरना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहां जिस तरह के हालात बने और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो हिंसा हुई, उसने पश्चिम बंगाल के वोटर्स को अंदर तक डरा दिया। डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकी बदलाव और अवैध घुसपैठ का एक ऐसा गहरा डर पैदा हुआ जिसने लोगों की सुरक्षा की भावना को बुरी तरह झकझोर दिया। जरा इस आंकड़े को देखिए, महज 7.9%। 2022 तक बांग्लादेश में बची हिंदू आबादी का बस यही नंबर था। जब ये बात लोगों के सामने आई तो पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफिक शिफ्ट का डर और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। लेकिन इस डर को असली चिंगारी मिली दिसंबर 2025 में, जब बांग्लादेश में एक गारमेंट वर्कर दीपू चंद दास की लिंचिंग हुई। इसके बाद कोलकाता की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात तब और बिगड़ गए जब राज्य पुलिस ने प्रदर्शनकारी साधुओं पर कथित रूप से लाठीचार्ज कर दिया। विपक्ष ने तुरंत इसे तुष्टीकरण की राजनीति का नाम दिया। इस एक घटना ने एक बहुत बड़े वोट बैंक को इमोशनली एकजुट कर दिया। इसी बीच एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है जिसे हम मतुआ पैराडॉक्स कह सकते हैं, जिसने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। जरा सोचिए, क्या कोई उस पार्टी को वोट देगा जिसने अभी अभी वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया हो? चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान लाखों नाम काटे गए थे, जिनमें बहुत से मतुआ मतदाता भी शामिल थे। इसके बावजूद उनका वोटिंग पैटर्न बिल्कुल हैरान करने वाला रहा। उन्होंने उसी सत्ता विरोधी लहर का साथ दिया। रिसर्चर्स इसे पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी या यादों की राजनीति कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके ऐतिहासिक आघात या पुरानी परेशानियां आपकी आज की तत्काल नागरिक समस्याओं पर भारी पड़ जाती हैं। मतुआ समुदाय का अपना एक शरणार्थी इतिहास रहा है। पड़ोसी देश के हालातों ने उनकी उन पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर दिया। इसीलिए वोटर लिस्ट से नाम कटने के गुस्से से कहीं ज्यादा जरूरी उनके लिए बॉर्डर और अपनी खुद की सुरक्षा बन गई। और बात सिर्फ मतुआ समुदाय तक सीमित नहीं थी। महिला वोटर्स की प्राथमिकताओं में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। एक तरफ थी लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और मुफ्त राशन जैसी बेहद लोकप्रिय वेलफेयर स्कीम्स, जिन्होंने सालों तक सरकार को सत्ता में बनाए रखा। लेकिन दूसरी तरफ थी संदेश खाली में महिलाओं के शोषण की खबरें और आरजी कर अस्पताल की भयानक त्रासदी।
इन घटनाओं ने सब कुछ बदल दिया। जब बात जान और सम्मान पर आ गई तो वोटर्स ने वित्तीय मदद की तुलना में अपनी बुनियादी फिजिकल सिक्योरिटी को ज्यादा अहमियत दी। अब इन सब भावुक मुद्दों के अलावा जमीन पर एक खामोश लेकिन बेहद अचूक संस्थागत रणनीति भी अपना काम कर रही थी। 15 साल से जमे हुए लोकल नेटवर्क को तोड़ना आसान नहीं था। इसके लिए कई मोर्चों पर काम हुआ। पहला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए करीब 91 लाख फर्जी मतदाताओं को लिस्ट से हटाकर सिस्टम को साफ किया गया। दूसरा, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने शांति से बूथ लेवल कमेटियों में अपनी पैठ बनाई। तीसरा, विपक्ष ने मछली खाने जैसी बंगाली सांस्कृतिक पहचान को खुले दिल से अपनाया ताकि वो बाहरी ना लगे। और चौथा, पड़ोसी राज्य असम की 12% जीडीपी ग्रोथ को बंगाल के रुके हुए विकास के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश किया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होने वाला है? ये पूरा संवैधानिक गतिरोध कैसे टूटेगा? बात बिल्कुल साफ है। चाहे कोई इस्तीफा देने से कितना भी इनकार करे, हमारा संवैधानिक कैलेंडर सत्ता के स्वतः हस्तांतरण यानी ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ पावर को तय करता है। राजनीति का कोई भी ड्रामा भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। समय पूरा होने पर पुरानी विधानसभा हर हाल में भंग होगी ही और नियमों के मुताबिक एक नई सरकार शपथ लेगी। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये बंगाल के डीएनए में कोई स्थायी वैचारिक बदलाव है या फिर सिर्फ एक भू राजनीतिक संकट से पैदा हुई एक अस्थायी लहर? क्या ये नया राजनीतिक परिदृश्य आने वाले दशकों तक कायम रहेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में बस इतना ही। चीजों को बारीकी से समझते रहिए